हिमनद। देखिए, हिमनद भी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो पर्वतीय ढालों पर घाटियां या फिर सर्क नुमा कई आकृतियों का निर्माण करता है। अगर सामान्य रूप से हम देखें तो इन आकृतियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक्चुअली होता है पृथ्वी के ऐसे उच्च वाले भागों में जहां पर हिमनद की स्थिति पाई जाती है, वहां पर अलग अलग प्रभावों के कारण हिमस्खलन या हिम का प्रवाह होता है। वह प्रवाह रैखिक और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में होता है। रैखिक प्रवाह होता है वह हमेशा फिसलन या एक से दूसरे भाग के अलग होने की प्रक्रिया के साथ होता है, और इस दौरान कई नई भू-आकृतियों का निर्माण भी हो जाता है। अगर हम सामान्य रूप से इन आकृतियों में देखें तो पहला हार्न, हार्न, स्प्रिंग, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी आदि प्रमुख हैं। इसमें कई स्थलाकृतियां जो हैं वो अपर्दित हैं और कई जो हैं वो निक्षेपित होती हैं। हमारे देश में हिमालय पर्वतीय घाटी से बहने वाली कई नदियां हैं और ये सभी ग्लेशियर से ही निकलती हैं। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र या सांगपो जैसी प्रमुख नदियां, ये अपने प्रवाह मार्ग के दौरान तटवर्ती क्षेत्रों में ग्लेशियर के प्रवाह के दौरान कई प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इस कारण वहां पर कई नई स्थलाकृतियों का जन्म होता है, जिसे गोलाश्म और शैलखंड प्रमुख है जो इसके तली में घसीटे जाते हैं। हिमखंडों के तली में घसीटे जाते हैं। इसका दो नाम है महत्वपूर्ण, एक गोलाश्म और दूसरा शैलखंड। गोलाश्म और शैलखंड शैलों के टुकड़े और गोलाश्म छोटी आकृतियां जो बड़े एक हिमखंड के नीचे फिसलन की अवस्था में होता है। इसमें आपसी घर्षण के कारण अपरदन होता है और ऊंचे पर्वत, छोटी पहाड़ियों और मैदानों में ये लगातार परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अपर्दित स्वरूपों में तर्क अपर्दित, इसको हम अलग करके देखें तो शर्क, चलिए हम इसको अपर्दन के देख लेते हैं। अपर्दित स्थल रूप, शर्क, सर्क, हार्न, स्प्रिंग, नेक्स्ट यू आकार की घाटी, आदि प्रमुख है। शर्क का निर्माण हिमनदीय पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इनके घाटियों के शीर्ष में पाए जाते हैं और ये नीचे खसकती हुई, काटती हुई एक दूसरे से आगे बढ़ती है, जिससे शर्क का निर्माण होता है। मैं भी सबका फिगर बनाऊंगा। शर्क में कई टार्न झील के भी निर्माण होते हैं। शर्क में टार्न झील का भी निर्माण होता है। टार्न झील क्वेश्चन में आ चुका है कि टार्न झील का निर्माण किस प्रकार के हिमनदीय स्थलाकृति में पाया जाता है, तो शर्क में पाया जाता है टार्न झील। ठीक है, नेक्स्ट हार्न या स्प्रिंग, हार्न या ग्रीसिंग,
ग्रीष्म, एक ऐसी आकृति जो काफी उठी होती है और आपस में यह अपर्दित होने के कारण एक भाग उठ जाता है और दूसरा भाग नीचे दब जाता है, जिससे इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हिमनद घाटी, जिसे यू आकार की घाटी कहते हैं। अंग्रेजी अक्षर यू के जैसी होती है। इसमें हिमोड़ पर मलबा यू आकार की घाटी, इसके हिमोड़ पर मलबा उपस्थित होता है। हिमोड़ पर मलबा उपस्थित होता है यू आकार की घाटी में। आपको जनरली ये याद करना है कि अपर्दित स्थल रूप कौन है, आपका नाम याद रखना है एक एक करके। शर्क, हार्न, श्रिंग, यू आकार की घाटी, और टार्न झील जिसमें शर्क का निर्माण होता है। और पहला बार जब सरफेस स्लॉप करता है उस दौरान गोलाश्म और शैलखंड पर वो सरफेस स्लीप करता है, जिससे इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। अगर हम आकृति में देखें तो कुछ इस तरह, अगर हम एक हिमनद क्षेत्र में हम देखें, यह क्षेत्र में मान लीजिए शर्क घाटी का निर्माण हुआ है, शर्क। और अगर हम दूसरा में देखें तो कुछ इस प्रकार के क्षेत्र बच जाते हैं, जिसको श्रिंग कहते हैं या ग्रीश्रिंग। और अगर स्थिति यही लगातार एक दो और इस प्रकार के लगातार बच जाती है बर्फीले प्रदेशों में, हिमनदीय क्षेत्रों में, ग्रीश्रिंग अलग अलग क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ऐसी स्थिति होती है कि कुछ इस प्रकार से घाटियों का निर्माण होता है स्थल भागों में। यह क्षेत्र यू आकार की घाटी, अंग्रेजी की अक्षरों की भांति। नेक्स्ट हम देखें, इन अलग अलग क्षेत्रों में जो ये मेढ़, बड़े से मेढ़ बच जाते हैं, इसे रुंडित कहा जाता है। रुंडित। नेक्स्ट, दो अलग अलग घाटियों के बीच, एक घाटी इधर है, दूसरा घाटी इधर है, इन दोनों घाटियों के बीच जो खाली स्थान बच जाता है, जिसका काफी सिरा सा क्षेत्र बर्फ से ढका होता है, यह जो बीच का क्षेत्र होता है इसे निलंबी घाटी के नाम से जाना जाता है। इसे निलंबी घाटी के नाम से जाना जाता है। निलंबी घाटी के नाम से जाना जाता है। घाटियों में अलग अलग जहां मोड़ होते हैं, ये पार्श्वरिक हिमोड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये अलग अलग आकृतियां इसे मैप में उतार लें। हेलो, ये घाटी पार्श्विक हिमोड़ है, जो हिम क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इसके सिवाय अगर हम सामान्य रूप से देखें तो यहाँ पर दो क्रियाएं सामान्य रूप से होती हैं। एक,
हिमनदीय हिमनदीय प्रवाह यानी हिम का प्रवाह, हिमखंडों का प्रवाह, हिमखंडों का प्रवाह, हिमखंडों का प्रवाह। हिमखंडों का प्रवाह में क्या होता है कि एक हिम का बड़ा सा टुकड़ा एक दूसरे टुकड़े से बिल्कुल अलग होकर फिसलने की स्थिति में होती है और फिसलने के दौरान छोटे से छोटे में एक नया आकृति और बड़े से बड़े में एक दूसरे नई आकृति को जन्म देता है। कई लटकती घाटियां का भी निर्माण करता है। लटकती घाटियां, कई ऐसी घाटियां होती हैं जो बिल्कुल, मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, कहीं एक बर्फ का ऐसा टुकड़ा है और दूसरा भाग इससे इस प्रकार से कुछ ऐसा बच जाए, यानी ये खंड का जो क्षेत्र है यह बर्फ पिघल जाए, तो इस स्थिति में यहाँ लटकती घाटियों का निर्माण हो जाता है। लटकती घाटियों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बर्फ का खंड ये देख रहे हैं, ये लटकता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लटकती घाटियां कहते हैं। यानी जैसा जैसा स्वरूप का निर्माण होता है वैसे ही इसके नाम होते हैं। शर्क, यहाँ देख रहे हैं शर्क का निर्माण हुआ है, दूसरी ओर यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है, लेकिन एक सिरा जो ऊंचा हुआ उसे रुंडित या उठा हुआ भाग कह रहे हैं। दूसरी ओर जहां ज्यादा घुमावदार की स्थिति है उसे हम पार्श्विक हिमोड़ कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दो अलग अलग शिलाखंडों के बीच जो क्षेत्र एक नया क्षेत्र के रूप में उत्थित भाग है उसे निलंबी घाटी के नाम से जाना जा रहा है, जो छोटी बड़ी उत्थित और जमीन नीचे की घाटियां हैं। वहीं हिमखंडों के प्रवाह के कारण यह आकृतियों में व्यापक बदलाव आया है। जहां पर एक छोटा सा अलग एक बर्फ का खंड ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है उसे श्रृंग कहते हैं, जबकि अन्य खंड लगातार अलग अलग पर्वतों की भांति अलग अलग क्षेत्र में उठे होते हैं, जिसे हम गिरिशीय श्रृंग कहते हैं। अगर हम डिफिनेशन में चले जाएं तो हमारे देश में अनेक हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में सामान्य रूप से पाए गए हैं। खास करके उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर भागीरथी नदी का उद्गम चाहे गंगोत्री हिमनद से हो जो गौमुख वास्तव में, या अलकनंदा नदी का उद्गम जो अलकापुरी हिमनद से हो रही है, ये सभी स्थितियां यह दर्शाती हैं कि यहाँ हिमनदीय प्रवाह सामान्य रूप से हुआ है। इतना ही नहीं, अगर हम हिमनद के द्वारा संचालित होने वाले मलबा को लगातार देखें तो ये लगातार कालांतर में बढ़कर समाप्त हो जाती हैं और एक नए स्वरूप को जन्म देती हैं जो निक्षेपित स्वरूप होता है, जिसे हिमानी धौत कहा जाता है। लगातार किसी प्रदेश में, मान लीजिए लगातार इसी प्रदेश में लगातार यहाँ पर कटाव की प्रक्रिया हुई है और यह क्षेत्र लगातार कट के कम हो जाए, कुछ आकृति इस प्रकार बन जाए, इसे हिमानी धौत भी कहा जाता है। हिमानी धौत, ये शब्द केवल आपको याद रखना है नाम कि हिम द्वारा कौन कौन सी अपर्दित स्थलाकृतियां का निर्माण हुआ है। तो स्थलाकृति को मैं आपको मेंशन कर दिया हूं, आप नाम याद रखेंगे, इसके नाम से अधिक प्रश्न क्वेश्चन होते हैं। अब हम निक्षेपित स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो अपर्दित स्थलाकृतियां थी। अब हिमखंड क्षेत्रों में या प्रदेशों में निक्षेपित स्थलाकृतियां, निक्षेपित स्थलाकृतियां इस पर चर्चा करेंगे हम अलग अलग सेक्शन वाइज, मैप बनाकर हम इसको देखेंगे। एक सिरा दूसरे से उठा हुआ, ये हिमानी धौत, ये भाग एशकर कहलाता है और ये मैदान है हिमानी धौत मैदान, हिमानी धौत मैदान।
यह हिम का मैदान है जहां पर अलग अलग पानी के फ्लैक्चुएट क्षेत्र हैं। एक ऐसा भाग जहां ऐसे से उठा प्रतीत हो अलग सा, इसे ड्रमलिन कहा गया है। ड्रमलिन जबकि लंबे सिरा पर एक भाग ऐसे लगातार उठा हो तो एस्कर विमानी धौत, अंतिम हिमोड़, जहां के बाद लगातार यह स्थिति समाप्त हो जाती है ग्लेशियर के आकृतियों के निर्माण के। यह वह क्षेत्र है जहां ग्लेशियर के प्रारंभिक और उच्च पर्वत हिमनदीय क्षेत्र हैं, जहां से कई ग्लेशियर के पिघलने से छोटे छोटे नालों के माध्यम से रिवर का जन्म होता है। और इन मैदानों में जो खाली पार्श्विक मैदान है, यहाँ पर इस प्रकार के आकृति से अगर कोई भाग यहाँ दिखाई दे जिसे ड्रमलिन कहा जाता है, इसके दोनों किनारे लगभग पार्श्विक से घूमे होते हैं और एक भाग गुबंद के टाइप में उठा होता है, जबकि एस्कर लंबी आकृतियां होती है जो मैदानों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं और ये निक्षेपित स्थलाकृति। तो आपको दो चीजें महत्वपूर्ण हो गई हिमनदीय क्षेत्रों में। मैंने कहा प्रथम जो पहला मैंने मैप बनाया था, यह अपर्दित स्थलाकृतियां थी। ये सभी के सभी अपर्दित स्थलाकृतियां इरोजन के दौरान, अपर्दित स्थलाकृतियां थी ये सभी हिमनद के द्वारा। और ये दूसरी हैं जो निक्षेपित स्थलाकृतियां हैं। इसको आप मिलाकर पढ़ लेंगे तो एक सेक्शन आपको कवर हो जाएगा कि हिमखंडों में या हिमनदीय क्षेत्रों में कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है।